नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। चीन ने आगामी विंटर ओलंपिक में गलवान घाटी की झड़प में शामिल सैनिक को टॉर्च बियरर बनाया है, जिसके बाद पहले अमेरिका ने सख्त प्रतिक्रिया दी तो अब भारत की भी प्रतिक्रिया आई है। भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए ओलंपिक उद्घाटन और समापन समारोह में अपने डिप्लोमेट को न भेजने का फैसला किया है। बता दें, चीन के इस कदम को भड़काने वाला बताया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीन ने ओलंपिक का भी राजनीतिकरण करने का फैसला लिया है। भारतीय डिप्लोमेट बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। बता दें, साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। चीन ने अपने 4 सैनिकों की मरने की बात मानी थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन के कम से कम 38 जवान मारे गए थे। साल 2020 में लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में चीन के 38 जवान मारे गए थे। ये बात एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार द क्लैक्समैन ने अपनी रिपोर्ट में कही है। ये रिपोर्ट 1 साल की लंबी पड़ताल के बाद तैयार की गई है। अखबार ने अपनी जांच पड़ताल में चीन के ब्लॉगर्स, चीनी नागरिकों से मिली जानकारी और चीनी अफसरों के द्वारा डिलीट कर दी गई मीडिया रिपोर्ट्स को शामिल किया है। बता दें कि पहले तो चीन लंबे वक्त तक इनकार करता रहा कि गलवान में हुई झड़प में उसके किसी सैनिक की मौत नहीं हुई है, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया था कि उसके 4 सैनिक इस झड़प में मारे गए थे। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार मोदी सरकार पर फिर हमला बोला। राहुल ने जो बात लोकसभा में कही, फिर से दोहराते हुए कहा कि बीजेपी देश को 2 हिस्सों में बांट रही है, एक अमीरों का भारत और दूसरा गरीबों का भारत। राहुल गांधी ने कहा कि विकास किसी पार्टी का तोहफा नहीं, बल्कि गरीबों और किसानों की मेहनत है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि चीन की सेना लद्दाख में इसलिए घुस पाई क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके घुसने के बाद देश से कहा कि कोई अंदर नहीं घुसा है। टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा ने आज लोकसभा में बोलते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। महुआ ने कहा कि यह सरकार इतिहास बदलना चाहती है, वे भविष्य से डरते हैं और वे वर्तमान पर अविश्वास करते हैं। महुआ ने कहा कि 80 बनाम 20 सरकार की इस लड़ाई ने हमारे गणतंत्र को तबाह करना शुरू कर दिया है। ये तय करने की जिम्मेदारी हम पर है, क्या इस देश को बदलाव की जरूरत है। आप युद्ध का समय नहीं चुन सकते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण आज देश की स्थिति का आकलन है। महुआ ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत में उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात की जिन्होंने भारत के अधिकारों को सुरक्षित किया, लेकिन ये सिर्फ लिप सर्विस है। महुआ ने कहा कि हम कैसा गणतंत्र चाहते हैं, भारत के बारे में हमारा क्या विचार है, क्या नेताजी ने धर्म संसद को मंजूरी दी होती। महुआ ने लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने से लेकर मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली के लिए जाते वक्त उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। समाचार एजेंसी एएनआई से ओवैसी ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली के लिए जा रहा था। छिजारसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3-4 गोलियां चलाईं। कुल 3-4 हमलावर थे। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मुझे दूसरी गाड़ी से रवाना होना पड़ा। ओवैसी ने कहा कि हम सब महफूज हैं। कर्नाटक के अन्य कॉलेजों में भी हिजाब का विरोध कॉलेज प्रशासन की ओर से शुरू हो गया है और कुंडापुरा के कॉलेज से ऐसी ही खबर आई है। वहां का वीडियो वायरल हो रहा है। कर्नाटक के अधिकांश कॉलेज की समितियों में राज्य की सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं। कॉलेज प्रिंसिपलों का कहना है कि उन्हें बीजेपी विधायकों की बात मानकर कॉलेज में हिजाब पर बैन लगाना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि हिजाब बैन का संबंध कहीं 5 राज्यों, खासकर यूपी चुनाव से तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतदान शुरू होने से पहले बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर चले आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से अपील की है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को एक अपील जारी की और कहा है कि बीजेपी की सरकार ने हमें आश्वासन देकर धरना खत्म करवा दिया और अब अपने लिखित वादे से मुकर गई है। किसान आंदोलन का एक सिपाही के नाम से जारी की गई इस अपील में लखीमपुर खीरी कांड का भी जिक्र है और कहा गया है कि इस कांड का असली षड्यंत्रकारी मंत्री अभी भी छुट्टा घूम रहा है। अपील में आगे कहा गया है कि बीजेपी सरकार सच झूठ की भाषा नहीं समझती, ये पार्टी एक ही भाषा समझती है, वो है वोट, सीट और सत्ता।
किसान मोर्चों की ओर से जारी की गई अपील में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में किसानों से किए गए अपने वादों से पलट गई और उसने कोई वादा नहीं निभाया। अपील के अंत में कहा गया है कि इस किसान विरोधी बीजेपी सरकार के कान खोलने के लिए इसे चुनाव में सजा देने की जरूरत है। अपील की गई है कि बीजेपी का जो नेता आपसे वोट मांगने आए उससे इन मुद्दों पर सवाल जरूर पूछें और एक किसान का दर्द एक किसान ही समझ सकता है, इसलिए वोट डालते वक्त सभी किसान इस अपील को याद रखें। अपील में किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल, हन्नान मुल्ला, जगजीत सिंह दल्लेवाल, जोगिंदर सिंह उग्रहा, शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी, राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव सहित किसान आंदोलन में भाग लेने वाले तमाम किसान और मजदूर संगठनों के भी नाम हैं। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार कर रहे अमित शाह ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को लुभाने का एक और प्रयास किया है। शाह ने कहा कि हाल ही में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को अपने बगल में बैठाया था। सरकार तो बननी है नहीं, जयंत बाबू के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो, जो अपने चाचा जी और पिताजी की नहीं सुनता वो आपकी क्या सुनेगा। सपा की सरकार बन गई तो जयंत जी चले जाएंगे और अगले दिन आजम खान वापस आएंगे। बता दें दूसरी बार है जब अमित शाह ने जयंत चौधरी को लुभाने की कोशिश की है। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि जयंत चौधरी के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में 75% जॉब रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने आदेश दिया था कि राज्य में 75% निजी नौकरियों को हरियाणा के नागरिकों के लिए आरक्षित किया जाए। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश पर अपनी तत्काल प्रतिक्रिया में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम हरियाणा के युवकों के लिए प्राइवेट नौकरियों में 75% लोकल रिजर्वेशन के लिए लड़ते रहेंगे। हरियाणा उद्योग संघ और अन्य ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा कि अधिनियम संविधान के प्रावधानों और योग्यता के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में सबसे मुख्य कारण बताया गया है कि जिस तरह की जॉब गुड़गांव और अन्य शहरों में उपलब्ध है उस कौशल पर हरियाणा के लोग खरे नहीं उतरते, लेकिन जहां वे अपनी काबिलियत सिद्ध करते हैं वहां उन्हें नौकरियां भी मिलती हैं। शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अपने करीबी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर संजय राउत ने कहा कि पहले उनके करीबी को डराया गया और धमकाया गया, लेकिन जब वो नहीं झुके तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राउत का कहना है कि यह सिर्फ 2024 तक ही चलेगा। राउत ने ईडी द्वारा अपने एक करीबी को गिरफ्तार किए जाने पर ट्वीट कर लिखा, पहले लालच दिया गया, ऑफर्स दिए, फिर डराया धमकाया, तब भी झुका नहीं तो परिवार को धमकाया गया। हमने कहा छोड़ दो, नज़रअंदाज करो, इन्हें जाने दो, तो अब सेंट्रल एजेंसी को हमारे पीछे लगाया गया। चलता है 2024 तक ही चलेगा, पर हम झुकेंगे नहीं। राउत ने यह ट्वीट उस वक्त किया जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनके करीबी और बिजनेसमैन प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की नोएडा सीट से लगातार 2 बार हार चुके समाजवादी प्रत्याशी सुनील चौधरी इस बार भावुक होकर लोगों से टिकट मांग रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनील चौधरी भावुक होकर हाथ जोड़कर लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कह रहे हैं कि वो इस बार नहीं हार सकते हैं। अगर वो इस बार हार गए तो वो टूट जाएंगे। सुनील चौधरी लोगों से कहते हैं कि इस बार हारने की हिम्मत मुझ में नहीं, मैं इस बार हारना नहीं चाहता। उनकी पत्नी भी बुजुर्गों और घरों में महिलाओं से भावुक होकर टिकट मांग रही हैं। बता दें समाजवादी पार्टी ने सुनील चौधरी को इस सीट से लगातार तीसरी बार टिकट दिया है। उनके खिलाफ बीजेपी के मौजूदा विधायक और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।